हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था नीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर। इसके बाद हु इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, जिसमें से हमने एक टाइप देखा था रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन थ्रेशहोल्ड लिमिट, सेक्शन 22 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। मतलब आधार सीमा पर आधारित पंजीकरण पर हमने चर्चा की थी, जो कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 22 में वर्णित है। इसके अलावा हमने चर्चा की थी एग्रीगेट टर्नओवर पर। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हु इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन में ही हम दूसरा और तीसरा टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप जो था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और नो थ्रेशहोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन। हिंदी में हम कह सकते हैं अनिवार्य पंजीकरण या आधार सीमा का न होना। The threshold limit is not applicable to the following persons. कुछ लोग हैं जिन पर पंजीकरण के लिए निर्धारित आधार सीमा लागू नहीं होती है। मतलब उनका टर्नओवर कुछ भी हो, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 लाख, कुछ भी हो, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो देखते हैं कि इस सूची में, इस लिस्ट में कौन कौन से लोग हैं। पहला है पर्सन्स मेकिंग एनी इंटर-स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटर-स्टेट सप्लायर, an inter-state supplier is compulsorily required to get registered under GST. जीएसटी के तहत एक अंतरराज्यीय आपूर्तिकर्ता को अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना जरूरी है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अंतरराज्यीय कर योग्य आपूर्तियां करता है, उसको जीएसटी के तहत अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति पर आधार सीमा लागू नहीं होती है। उनके व्यवसाय का टर्नओवर कुछ भी हो, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है अंडर द जीएसटी लॉ। दूसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। आकस्मिक करदाता द्वारा कर योग्य आपूर्तियां। तो सवाल उठता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता कौन है? ए पर्सन हु occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent or in any other capacity in a state or a union territory where he has no fixed place of business is termed as a casual taxable person. Such persons, if making taxable supply of goods or services or both, comes under the ambit of taxable persons. आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में, जहां उसके व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है, मुखिया या एजेंट या किसी अन्य तौर पर व्यवसाय में या उसे आगे बढ़ाते हुए वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए कभी कभी लेन देन करता है, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करने पर कर योग्य व्यक्तियों के दायरे में आते हैं। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि
टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको भी जीएसटी लॉ में अपना रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली कराना होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं इस लिस्ट में तीसरा कौन है। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। Persons who are required to pay tax under reverse charge shall get registered under GST। जो व्यक्ति रिवर्स चार्ज के तहत कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी है वे जीएसटी के तहत पंजीकृत होंगे। अब सवाल उठता है कि ये रिवर्स चार्ज क्या है। नॉर्मल रूल ये है कि गुड्स का, देखो लेन देन में दो पार्टी होते हैं, एक सप्लायर और एक कस्टमर। कस्टमर जो है वो जो गुड्स परचेस करता है उस गुड्स के वैल्यू पर जो जीएसटी बनता है वो उसको पे करना होता है सप्लायर को, और सप्लायर जिसने गुड्स की सप्लाई की है उसने कस्टमर से जो जीएसटी के रूप में टैक्स वसूला है वो टैक्स उसको पे करना ड्यूटी है गवर्नमेंट की। तो नॉर्मल वे में गुड्स का जो सप्लायर है वह लायबल होता है सरकार के प्रति जीएसटी पे करने के लिए। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो गुड्स का रिसिपिएंट है जिसने डिलीवरी पाई है उसी की ड्यूटी है कि वो सप्लाइड गुड्स पर जो जीएसटी बनता है वो गवर्नमेंट के पास जमा करे। ऐसा होता है नॉर्मली इंपोर्ट में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, चौथा कौन है इस लिस्ट में? फोर्थ जो है वो है आपका पर्सन्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017 as stated in section 9 subsection 5 of CGST Act 2017, the government may, on the recommendations of the council, by notification, specify categories of service, the tax on intrastate supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator, as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services। जैसा कि CGST अधिनियम 2017 की धारा 9 उपधारा 5 में कहा गया है, परिषद की सिफारिशों पर सरकार अधिसूचना द्वारा उन सेवाओं की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती है जिनकी राज्य के अंदर आपूर्ति पर कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। यदि उसके द्वारा ऐसी सेवाओं की आपूर्ति की जाती है और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर लागू होंगे जैसे वह ऐसी सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी आपूर्ति करता है। मतलब सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जो है CGST एक्ट 2017 का, इसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि सर्टेन सर्विसेज है जिनकी सप्लाई अगर स्टेट के अंदर में ही की जाती है तो टैक्स का पेमेंट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इस लिस्ट में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि नोटिफाई किया गया है बाय द गवर्नमेंट, उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस लिस्ट में अगला कौन है? नॉन रेसिडेंट, अनिवासी। ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग taxable supply is required to get registered under GST। कर योग्य आपूर्ति कर रहे अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को भी जीएसटी विधान के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ध्यान देना है कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या कर रहा है? टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन
करवाना होगा। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में। छठे नंबर पर है डिडक्टर ऑफ टैक्स एट सोर्स। डिडक्टर ऑफ टैक्स एट सोर्स ये बताया गया है अंडर सेक्शन 51। ये कहता है पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 whether or not separately registered under this act are required to get registered compulsorily under GST law। जो व्यक्ति धारा 51 के तहत कर की कटौती के लिए अपेक्षित है, चाहे इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत है अथवा नहीं, उसको जीएसटी विधान के तहत अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में। 7वें नंबर पर है कलेक्टर ऑफ टैक्स एट सोर्स। कलेक्टर ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। persons who are required to collect tax under section 52 whether or not separately registered under this act are also required to get registered compulsorily under GST law। जो व्यक्ति धारा 52 के तहत कर का संग्रह करने के लिए अपेक्षित है, चाहे इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत है अथवा नहीं, उसे भी अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से जीएसटी विधान के तहत करवाना होगा। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में। 8वें नंबर पर है सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। persons who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable persons whether as an agent or otherwise, those must have get registered under GST law। मतलब अन्य कर योग्य व्यक्तियों की ओर से एक एजेंट के तौर पर या अन्यथा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को भी जीएसटी विधान के तहत अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस सूची में 9वें नंबर पर देखते हैं। 9वें नंबर पर है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर whether or not separately registered under this act। इनपुट सेवा वितरक। इनपुट सेवा वितरक इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत हो या नहीं, इन्हें भी जीएसटी विधान के तहत अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है सप्लायर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सप्लायर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर persons who supply goods or services or both other than supplies specified under subsection 5 of section 9 through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। फिर से persons who supply goods or services or both through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। Supply of goods or services or both but other than supplies specified under section 9 subsection 5। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से जिसे धारा 52 के तहत स्रोत पर कर संग्रह करना आवश्यक है, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को भी
जीएसटी विधान के तहत अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसी सूची में अच्छा एक बात और गौर कीजिएगा, ये दोनों पॉइंट रिलेटेड है, मतलब कि ये इसी का पार्ट हो गया। खैर नेक्स्ट देखते हैं इस लिस्ट में 11 नंबर पर, 11वें नंबर पर कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। Every electronic commerce operator is required to get registered under the GST law compulsorily। मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी विधान के तहत अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। Every person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered person। फिर से every person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered person। ऑनलाइन सूचना का आपूर्ति करता पंजीकृत व्यक्ति के अतिरिक्त रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को भी जीएसटी विधान के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस लिस्ट में अंतिम जो है वो है आपका एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। कोई अन्य व्यक्ति या परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी, इन्हें भी जीएसटी विधान के तहत अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम तीसरी कैटेगरी देखेंगे, रजिस्ट्रेशन इन अदर केसेस, अन्य मामलों में पंजीकरण। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हर ऐसा व्यक्ति है जो कि 1 जुलाई 2017 से ठीक एक दिन पहले किसी पुराने कानून के तहत पंजीकृत था। उसे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। Every person who on the day immediately preceding the appointed day, that is 1st July 2017, is registered under an old law shall be liable to be registered under GST Act with effect from the appointed day, that is 1st July 2017। प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन यानी कि 1 जुलाई 2017 से ठीक एक दिन पहले पुराने कानून के तहत पंजीकृत था, नियत दिन मतलब इस दिन से जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा। इस लिस्ट में दूसरा जो है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कंटिन्यूड बिजनेस को किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया है, तो जिस पर्सन को वो बिजनेस ट्रांसफर किया गया है, दैट मीन्स ट्रांसफरी, वो ट्रांसफर के डेट से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। वेयर ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ए टैक्सेबल पर्सन registered under this GST Act is transferred to another person as a going concern,
the transferee shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer. Section 22, subsection 3 of CGST Act. ये कह रहा है जहां इस जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी कर योग्य व्यक्ति ने अपने व्यवसाय को किसी अन्य व्यक्ति को चालू अवस्था में स्थानांतरित या हस्तांतरित या ट्रांसफर किया है, तो जिस व्यक्ति को यह व्यवसाय स्थानांतरित या हस्तांतरित या ट्रांसफर किया गया है, वह ट्रांसफर की तारीख से अपने आप को पंजीकृत करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस लिस्ट में तीसरा और अंतिम है, इन ए केस ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर ऑफ 2 or more companies, the transferee shall be liable to be registered. 2 या 2 से अधिक कंपनियों के समामेलन या विघटन के मामले में हस्तांतरिती मतलब ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफर किया गया है, पंजीकृत करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये हमने देखा हु इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी थी रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसमें हमने देखा कि स्टेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड हैं, वहां पर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख। चाहे सप्लाई एक्सक्लूसिवली गुड्स का हो रहा हो, चाहे एक्सक्लूसिवली सर्विसेज का हो रहा हो सप्लाई, चाहे दोनों का सप्लाई हो रहा हो। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में यह लिमिट 10 लाख की है, मतलब कि टर्नओवर 10 लाख का होना चाहिए, चाहे एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई हो रही हो, चाहे सर्विसेज की, चाहे दोनों की। लेकिन जो नॉन स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं, यानी अदर स्टेट्स, वहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, कब? जब एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई की जा रही है, तो सप्लायर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। मतलब एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई की जा रही है और एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख अगर क्रॉस कर जाता है एग्रीगेट टर्नओवर, तो सप्लायर को थ्रेशोल्ड लिमिट के बेस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर सप्लाई केवल सर्विसेज का हो रहा है और एक फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर आपका 20 लाख क्रॉस कर जाता है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर दोनों की सप्लाई की जा रही है, गुड्स की भी और सर्विसेज की भी, तो एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमने देखा हु इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। अब हम आगे देखते हैं पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह आपका दिया हुआ है सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 23 में, सेक्शन 23 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। The person is not liable for registration if he is first engaged exclusively in the business of supplying goods and services, goods or services that are either not liable to tax or are wholly exempt from tax under the GST laws। कोई व्यक्ति पंजीयन के लिए दायी नहीं होगा यदि वह अनन्य रूप से ऐसे माल अथवा सेवाओं की पूर्ति के व्यवसाय में है जिन पर जीएसटी विधान के अधीन करारोपण नहीं होता है
अथवा पूर्णतः कर मुक्त है। It means that the person who is engaged in the business of goods and or services which are partially exempt, he shall be required to register provided he satisfies the registration requirement. इसका आशय यह है कि कोई व्यक्ति ऐसे माल अथवा सेवाओं की पूर्ति के व्यवसाय में है जो आंशिक रूप से कर मुक्त हैं, उसके लिए पंजीयन अपेक्षित है, बशर्ते कि पंजीयन की आवश्यकता की अन्य शर्तों को वह संतुष्ट करता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के कारोबार में लगा हुआ है जिसे जीएसटी अधिनियम के तहत कर से मुक्त या कर से छूट दी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को जीएसटी विधान के तहत पंजीकरण नहीं करवाना होगा। दूसरा, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एक कृषक यदि भूमि पर खेती करने से उत्पादित माल की आपूर्ति का व्यवसाय करता है, उसके लिए पंजीयन अपेक्षित नहीं है। Therefore, if the agriculturist is engaged in the business of goods which are not produced out of cultivation of land, for example, dairy farming, sericulture, stock breeding, etc., he shall be required to register under the GST laws. अतः यदि कृषक ऐसे माल के व्यवसाय में है जो भूमि की उपज नहीं है, अर्थात पशुपालन, रेशम के कीड़े पालन, दुग्ध व्यवसाय, वह पंजीकरण कराने के लिए जीएसटी विधान में अपेक्षित है। या हम ये कह सकते हैं कि एक किसान जो खेती की उपज की आपूर्ति करता है, उसे पंजीकरण नहीं करवाना होगा। तीसरा और अंतिम, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हु मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों को घोषित कर सकती है जिन्हें पंजीयन से विमुक्ति यानी कि छूट प्राप्त होगी। सरकार अधिसूचना के द्वारा उन व्यक्तियों की श्रेणी निर्दिष्ट कर सकती है जिन्हें इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है। तो ये हमने देखा पर्सन्स हु आर नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो अब तक हमने क्या देखा? नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इसके बाद हमने देखा हु इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद पर्सन्स हु आर नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर। पंजीयन की समय सीमा, मतलब रजिस्ट्रेशन कितने समय के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करवाना होगा। Within 30 days from the date on which the person becomes liable in every such state or union territory in which he is so liable. However, a casual taxable person or a non-resident taxable person shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business. किसी व्यक्ति के लिए किसी राज्य या संघ प्रदेश में पंजीयन के लिए दायी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर
संबंधित राज्यों या संघ प्रदेशों में पंजीयन कराना अनिवार्य है। यद्यपि आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति अथवा अनिवासी कर योग्य व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रारंभ करने की तिथि से न्यूनतम 5 दिन पूर्व पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। इसको एक चार्ट के माध्यम से हम दिखला सकते हैं। इसको हम 2 कैटेगरी में बांट लेंगे, एक जेनरली और नॉर्मली, और दूसरा लेंगे इन केस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल। इसके लिए जनरली और नॉर्मली क्या है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। और इसमें क्या है? एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पंजीयन के लिए आवेदन की समय सीमा 2 भागों में बांट दिए, एक लिए सामान्यतः या प्रायः और दूसरा ले लिए आकस्मिक करदाता या अनिवासी करदाता की स्थिति में। सामान्यतः या नॉर्मली क्या है? पंजीयन दायी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर, और इसमें क्या है? व्यवसाय प्रारंभ करने से न्यूनतम 5 दिन पूर्व। तो ये हमने टाइम लिमिट देखा। थैंक यू। बाकी अगले क्लास में आप अपना अटेंडेंस गूगल फॉर्म से बनाइए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आपको टॉपिक क्लियर होगा नहीं। मान लीजिए कि आप पास हो भी गए तो क्या आपको जॉब लगेगा? कुछ आएगा तो है नहीं आपको। तो आप नहीं पढ़िएगा तो आपका बहुत भारी नुकसान होना है, एकदम तय है, गारंटी है। इसीलिए आपसे यह कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए। बुक्स अगर नहीं है तो नोट्स बनाइए,